हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत के संविधान में ग्राम पंचायत के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत यानी विकेंद्रीकरण। नीति निर्देशक तत्व DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन होगा। ग्राम पंचायत का गठन होगा बताया गया। अब इसे नीति निर्देशक तत्व में रखने का क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि यह संविधान में तो है, संविधान में तो है, परंतु न्यायोचित नहीं है। आप इसके लिए अगर लागू नहीं करता है कोई राज्य, तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। न्यायालय नहीं जा सकते थे। लेकिन ये कब ख़त्म हुआ? 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992। महात्मा गांधी जी का सपना था कि यदि आप गांव के लोगों को साथ में नहीं लेते हो तो आपका लोकतंत्र मात्र दिखावा होगा, छल होगा, कपट होगा। अगर आप जनता की भावनाओं को नहीं समझते हो, वास्तविक सत्ता उन्हें नहीं देते हो, विकेंद्रीकरण की बात नहीं सोचते हो, तो आप लोकतंत्र को सफल नहीं बना पाओगे। जब अनुच्छेद 40 को लागू करने की बात आई, जब बात आई, तब उस समय के यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने विचार किया कि यदि अगर बापू के कहे अनुसार अगर हम लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण नहीं करते हैं तो हम राम राज्य नहीं ला सकते, हम वास्तविक स्वराज नहीं पा सकते, हम लोकतंत्र को कैसे सफल बना सकते, नहीं कर सकते। तब इन्होंने एक समिति बनाई, वह बनाया बलवंत राय मेहता समिति। अब यहाँ पे सनी देओल का और अमरीश पुरी की डायलॉग बलवंत राय मत सोच लीजिएगा कि बलवंत राय ... मैं आपके अनुसार नहीं कार्य कर सकता। यहाँ बलवंत राय मेहता ग्राम पंचायत से संबंधित हैं। अब जवाहरलाल नेहरू ने बलवंत राय मेहता समिति का गठन कर दिया। गठन कब किया? जनवरी 1957 को और नवंबर 1957 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी। बलवंत राय मेहता जी ने कहा कि मान्यवर, हमने जितना विचार किया है उसमें ग्राम पंचायत का गठन तो बहुत ही आवश्यक है। अब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आवश्यक है, ये तो हम भी समझते हैं, लेकिन आप कारण बताइए, सुझाव दीजिए कि इसे कैसे फुलफिल किया जाए। बलवंत राय जी ने कहा कि यदि आप त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का आधार देते हैं, कौन से? त्रिस्तरीय यानी 3 स्तरीय ग्राम पंचायत का आधार देते हैं, तो स्थानीय सरकार बनाने में सक्षम रहेंगे। स्थानीय सरकार का मतलब ही होता है ग्राम पंचायत।
अब इस ग्राम पंचायत को 3 स्तर पर लेने पे नंबर 1 पे ग्राम प्रधान, नंबर 2 पे ब्लॉक स्तर पर, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति पंचायत समिति, और तीसरा है जिला स्तर पे जिला परिषद, जिला परिषद। इन्होंने यानी कि बलवंत राय मेहता जी ने 3 स्तरीय यानी ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन की बात कही। और इन्होंने ये भी बात कहा कि जो पंचायत समिति अध्यक्ष और जिला परिषद का जो अध्यक्ष हो, इसका चुनाव डायरेक्ट ना करा करके इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष कराया जाए, अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाए, और ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कराया जाए। साथियों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि इनको जनता सीधे चुने और इनके सदस्यों को जनता चुने, और इनके जो सदस्य हैं ब्लॉक स्तर के सदस्य और जिला स्तर के सदस्य, ये जनता के द्वारा चुने जाएं और ये लोग अपने अपने अध्यक्ष का चुनाव करें, जो कि होता है। अब इन तीनों बातों को 1958 में स्वीकार कर लिया गया। इन्होंने पंचायत के बारे में विभेदीकृत पंचायत को स्वायत्त बनाया जाए, इसका भी सिफारिश किया था। 1958 में जब इसे स्वीकार किया गया, फिर जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायत का गठन किया गया। पंचायत का गठन किया गया। अब ये प्रश्न इतनी बार पूछा जाता है कि वह कौन सा पहला राज्य है जहाँ पे पंचायत का गठन किया गया, तो राजस्थान। राजस्थान में कहाँ किया गया? नागौर में। और इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पंचायत का गठन किया गया। यानी ये दूसरा राज्य हुआ। पहला राज्य राजस्थान और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश हुआ कि पंचायत का गठन किया गया। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायत, तमिलनाडु में 2 स्तरीय पंचायत और पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत का गठन किया गया। 4 स्तरीय। पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय किया गया। एकमात्र ऐसा जिला है, राज्य है जहाँ पे 4 स्तरीय है। बाकी लगभग जगह त्रिस्तरीय है और कुछ 2-4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 2 स्तरीय है। अब अशोक मेहता समिति बनाई जाती है। बलवंत राय मेहता की रिपोर्टों को यहीं तक रोक दिया गया। अब ये लागू हो गया, चलता रहा। लेकिन ध्यान रहे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान रहे कि पंचायत राज से संबंधित समितियों के नाम दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत राज से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे गाडगिल समिति, थुंगन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, इतनी समितियाँ बनी। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता और एल.एम. सिंघवी, अभी मैं चर्चा करता हूँ सभी का क्रमशः। यहाँ तक बलवंत राय मेहता समिति की जो बातें थीं उसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया और उसे लागू कर दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया
कि जब देखा गया कि रियल पावर तो पंचायत राज के पास है नहीं, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा तो जाता है, पैसा विकास के लिए जाता है, सारी बातें हैं, लेकिन तुम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हो। क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि यह अभी अनुच्छेद 40 को स्मरण कर रहा है, और अनुच्छेद 40 किस में है? डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वह न्याय योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है। अब इस पे बड़ा एक संघर्ष छिड़ा। लोगों को ये लगा कि अगर हमने पंचायत का गठन तो किया, और यदि हम पंचायत को स्वायत्तता नहीं दे सकते, पंचायत राज प्रणाली को आगे ले जाने में हम अक्षम हैं, तो ऐसी स्थिति में केवल नाम मात्र का पंचायत गठित करना यह संवहनीय नहीं है। इसमें एक अलग प्रकार की समिति बैठाई गई, अशोक मेहता समिति। अब अशोक मेहता समिति जब बैठाई गई 1977 में, अब इस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और कांग्रेस में भी कौन था? इंदिरा गांधी। कहा जाता है इन्हें शेरनी सरकार। ये किसी को गिनती उनती नहीं थी, इसने कह दिया, हमने जो कह दिया वही शासन। अब भाई लोकतंत्र है, मानना पड़ेगा इसको। ये नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मैं अशोक मेहता समिति बनाती हूँ, अशोक मेहता अपनी रिपोर्ट हमें दें। अब अशोक मेहता बनाए गए 77 में, अशोक मेहता ने रिपोर्ट दिया 78 में, और तब तक रिपोर्ट देते कि इंदिरा की सरकार गिर गई। खैर, इन्होंने जो सिफारिश दिया था, इन्होंने कहा पंचायत को 2 स्तरीय रखिए। इन्होंने कहा कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा दीजिए। इन्होंने कहा कि पंचायत का जो विवरण है उसे जनता की स्वायत्तता पे छोड़ देना चाहिए, यानी कि इनके ऊपर टैक्स लगाने का जो ग्राम पंचायत है, इनकी अर्थव्यवस्था को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अशोक मेहता के इस सिफारिश का कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि सरकार गिर गई और ये ठंडे बस्ते में चले गए। दिसंबर 1977 में जब इनका गठन किया गया और इन्होंने रिपोर्ट जब अक्टूबर 1978 में दिया, अगस्त 1978 में दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। इसीलिए अशोक मेहता का नाम मात्र का आता है कि इन्होंने अपने 2 स्तरीय, यही प्रश्न पूछा जाता है कि 2 स्तरीय सिफारिश किसने किया था? तो अशोक मेहता ने किया था। लेकिन इसे न तो लागू किया गया और न ही इसे दोबारा खोला गया, क्योंकि जिस सरकार ने, कहा जाता है जिसका सत्ता होता है उसका शासन होता है, इंदिरा की सरकार गई, और जो कि ऐसा हुआ भी इसलिए क्योंकि ये तानाशाह बन चुकी थी। बाद में फिर भी यही आएंगी, लेकिन इस समय तो ख़त्म हुआ। ये तानाशाह बन चुकी थी, किसी को सुनती उनती नहीं थी। इसने कहा 5 साल का नहीं, कार्यकाल 6 साल का होगा, और संविधान में संशोधन के लिए ऐसा नियम बना दिया। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, ये सब मंत्रिपरिषद के इर्द गिर्द घूमेंगे। मंत्रिपरिषद सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है, लेकिन कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट के आधार पे, फिर मौलिक ढांचा के आधार पे आप ऐसे नहीं कर सकते हो। तो इसे समाप्त कर दिया गया। और जब अशोक मेहता समिति को समाप्त कर दिया गया तो यहीं पे इसे रोक दिया गया। तो आप इसे इतना ध्यान रखिए कि अशोक मेहता समिति 1977 में बनी, रिपोर्ट 78 में आई। जब रिपोर्ट आई तो सरकार गिर चुकी थी, और सरकार गिर जाने के कारण इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब अगला पॉइंट है LM सिंघवी, बहुत महत्वपूर्ण आदमी। इतना महत्वपूर्ण ये हैं कि जितने भी बार प्रश्न आता है, ये अगर उसमें शामिल हैं तो आप समझ जाइए कि आंसर लगभग यही होंगे। प्रश्न कुछ भी हो, ऑप्शन में अगर त्रिस्तरीय आ जाए तो बलवंत राय मेहता, अदरवाइज LM सिंघवी। 2 स्तरीय आ जाए अशोक,
अब LM सिंघवी जब बनाए गए, LM सिंघवी जब ये बनाए गए तो इनको कहा जाता है कि ये 1986 में राजीव गांधी महोदय उस समय प्रधानमंत्री थे, बहुत योग्य प्रधानमंत्री, बहुत दूरदर्शी, IT, कंप्यूटर, डिजिटल, मतलब इतना दूरदर्शी व्यक्ति। इन्होंने पहले ही समझ लिया था 1985 में ही हमारे यहाँ कंप्यूटरीकरण यानी कि IT सेक्टर का व्यवस्था जो है 1985 में सबसे ज़्यादा देन राजीव गांधी की है। ये बहुत दूरदर्शी व्यक्ति थे, लेकिन कहा जाता है कि ज़्यादा दूरदर्शी होना भी ठीक नहीं होता है। ये इतना दूरदर्शी हो गए कि अदृश्य हो गए, देश का नुकसान हुआ, अच्छा प्रधानमंत्री नहीं रहा। राजीव गांधी जी जब LM सिंघवी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए तो इस कमेटी से हर प्रकार का सुझाव इन्होंने मांगा, क्योंकि पंचायत को लेकर के हर प्रधानमंत्री के दिमाग में ये था कि जब तक पंचायत व्यवस्था नहीं मजबूत होगी। देखिए, इसमें दो बातें थीं। कोई भी प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से, दोनों रूप से अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहेगा, क्योंकि अगर राजनीतिक रूप से लोकतंत्र में स्थानीय आधार पे सारी व्यवस्था मजबूत रहेगी तो जो प्रधान होंगे वही विधायक बनाते हैं MLA, वही सांसद बनाते हैं MP, मतलब यही लोग मिल करके जिताते हैं। अगर यहाँ पे मजबूती से कार्य होगा तो जो प्रधानमंत्री बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लेगा उन्हीं की पार्टी जीतेगी। सामाजिक रूप से जितने प्रधान बनेंगे, जो उप विजेता रहेंगे, या जब गांव में राजनीति जो है रम जाएगी तो एक परिपक्व लोकतंत्र के भांति भी फायदा होगा। तो हर कोई चाहता था श्रेय लेना, और यहीं पे राजीव गांधी जी भी चाहते थे। राजीव गांधी जी ने बेहतर कार्य किया कि LM सिंघवी की अध्यक्षता में एक समिति बना दी। अब सिंघवी महोदय ने क्या किया कि इन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ कार्य किया और अपनी रिपोर्ट भी इन्होंने 86 में ही दे दी। इन्होंने कहा कि महोदय, ऐसी ऐसी बातें हैं कि सबसे पहला बात यह है कि पंचायत राज्य को, पंचायत व्यवस्था को संवैधानिक कर दिया जाए। पहली पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट, ये कर दिया जाए। और दूसरा इन्होंने कहा ग्राम पंचायत को स्वायत्तता दे दिया जाए। तीसरा कहा कि विकेंद्रीकरण के रूप में सरकार, जो स्थानीय सरकार है, स्थानीय सरकार, इसको बढ़ावा दिया जाए। बाकी इन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बस आपको ये ध्यान रखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इसमें सारे पॉइंट उनके निहित हो जाते हैं। अब जब सिंघवी महोदय ने ऐसी सिफारिश दिया तो राजीव गांधी महोदय बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं किए। इन्होंने क्या किया, तत्काल रूप में 64वां संविधान संशोधन विधेयक ला करके पेश कर दिया। क्या किया, 64वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर दिया, और यहाँ तक कि लोकसभा में पास भी कर दिया। लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में फेल हो गया, क्योंकि कई ऐसे दल थे जिन्होंने इसका विरोध कर दिया। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये अच्छी चीज़ें हैं कि खराब,
बस अपोजिशन को विरोध करना है तो करना है। लोकतंत्र की ये बहुत जो है नकारात्मक प्रवृत्ति मानी जाती है, लेकिन अब भाई विरोध हुआ और ये फिर यहीं पे समाप्त हो गया। साथियों याद रहे, जब तक संशोधन हो करके राष्ट्रपति की अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक विधेयक रहता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात यह अधिनियम बन जाता है। जब यह कानून बन जाता है तब यह अधिनियम बन जाता है। तो ध्यान रहे, अब यहाँ पे 64वां संविधान संशोधन विधेयक जो था वो समाप्त हो गया। जाहिर सी बात है, जब राज्यसभा में पास ही नहीं हुआ तो समाप्ति हो गया। अब बीड़ा कौन उठाए? अब बीड़ा कौन उठाए? कोई नहीं उठाएगा, चुपचाप यहीं पे रुके हुए हैं। याद रहे, बलवंत राय मेहता समिति के बाद सिंघवी महत्वपूर्ण हैं, इन्हें यहीं पर रोके रखिए भी। अब थोंगन समिति बनाई गई रिपोर्ट को जांच करने के लिए 1988 में। इन्होंने भी वही बातें बताई, रटी रटाई, संवैधानिक दर्जा दीजिए, ग्राम को स्वायत्तता दीजिए, यह कीजिए वह कीजिए। इन्होंने भी खूब बढ़िया बढ़िया लंबे लंबे लिस्ट बना दिए। फिर इनको भी किनारे किया गया। इनसे कहा गया अब तुम बताओ। गाडगिल समिति, ये भी 88 में बनाया गया। इन्होंने कहा महोदय, उपरोक्त बताए हुए सभी लोगों ने सत्य बातें बताई हैं, इसका भी संवैधानिकरण किया जाए, ग्राम को स्वायत्तता दिया जाए, ग्राम को ये किया जाए, ग्राम को वो किया जाए। सब लोग कहे भैया ये सब लोग नौटंकी कर रहे हैं। स्पेशल बात किसी ने बताया है तो एलएम सिंघवी महोदय ने बताया है। अब यहाँ पे कोई भी सरकार रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कहा जाता है जब आपके पास कुछ खोने को ना रह जाए तो रिस्क बड़ा लेना चाहिए। अब आ गए हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव। 1991 में प्रधानमंत्री बने नरसिम्हा राव। नाम भी इनका देखिए नरसिम्हा है, नरसिम्हा राव, आधा नर आधा शेर। बहुत योग्य प्रधानमंत्री, मतलब इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। इन्होंने सोचा जब ये प्रधानमंत्री बने तब वित्तीय स्थिति भारत की दयनीय थी, बेकार थी। पंचायती राज से संबंधित बातें थीं, वो भी कार्य करना था इनको। राज्य की स्थिति इतनी दयनीय थी कि हमको कोई कर्ज देने को भी तैयार नहीं था। हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर एकदम नकारात्मक था, यानी कहा जाता है बहुत ही लटा हुआ। हमारे पास विदेशी मुद्रा मात्र 15 दिन का बचा था। हम 15 दिन माल आयात कर सकते थे, उसके बाद हमारे ऊपर बहुत प्रतिबंध लग जाते। कई समस्या हमारे देश के साथ थी, लेकिन कहा गया है यदि इच्छा शक्ति मजबूत हो, आपकी अभिरुचि यानी एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड यदि मजबूत है तो आप कभी पीछे नहीं हटेंगे। अब नरसिम्हा राव महोदय ने जब देखा कि हमारे साथ तमाम समस्या है तो ये हर समस्या का निदान करना चाहे और ये सफल भी रहे। ये सफल भी हुए। कैसे? अब पंचायत राज पढ़ा रहे हैं तो पंचायत पे ध्यान रखिए। बाकी जिस मनमोहन को आप लोगों ने मूक प्रधानमंत्री कहा, वही मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के समय में वित्त मंत्री थे, और वही वित्त मंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान की वित्तीय स्थिति को सुधार दिया था। उन्होंने ही एलपीजी की व्यवस्था लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की अवधारणा के साथ इन्होंने भारत की स्थिति को बेहतर बनाया था। वही प्रधानमंत्री जब 10 साल प्रधानमंत्री थे मनमोहन जी, तब पता नहीं क्या उनको हो गया, कोई बोले ही नहीं, जबकि काबिलियत तो बहुत अच्छी थी इनकी। लेकिन जो भी रहा, पंचायत पे आते हैं हम। नरसिम्हा राव जी ने सोचा कि पंचायत की स्थिति अगर सिंघवी महोदय की सिफारिश को ध्यान में रखकर बनाया जाता है तो कोई गलत नहीं होगा। एलएम सिंघवी के सिफारिशों को ध्यान में रख करके इन्होंने संविधान संशोधन करवाया और एक किया 73वां संविधान संशोधन
और एक किया 74वां संविधान संशोधन और दोनों किया 92 में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत ग्राम पंचायत और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पंचायत का आधार दे दिया। बहुत बढ़िया। एक तरफ 73वां संविधान संशोधन और एक तरफ 74वां संविधान संशोधन। आते हैं हम 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन यानी भाग 9, अनुसूची 11, विषय 29। ध्यान रहे 73वां संविधान संशोधन 1992। अब इसमें अनुसूची 11 में विषय 29 रख दिया गया और इसमें सिफारिश की गई कि स्वायत्तता हो, जो राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव कराया जाए, वित्त से संबंधित बातें, आरक्षण से संबंधित बातें, एससी, एसटी एंड ओबीसी। ओबीसी की तो तब नहीं बताया था, महिला बताया। ओबीसी के लिए राज्य पे छोड़ दिया गया कि वो लोग अपने हिसाब से देख लें। आरक्षण की बात कही गई, बाद में तो ओबीसी के लिए भी संवैधानिक हो गया है कि आरक्षण दिया जाए। ऐसे करते हुए यानी कि इतनी व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत में दे दी गई। अब नगर पंचायत में क्या किया गया? भाग 9 का अनुसूची 12 विषय 18, ये किसके लिए था? 74वां संविधान संशोधन के लिए था 1992, यानी नगर पंचायत। ये नगर पंचायत और ये ग्राम पंचायत, और दोनों में लगभग बातें सेम कर दी गई। तो यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जब लागू हो गया, तब अनुच्छेद 40 को संवैधानिक दर्जा मिल गया। अब संवैधानिक दर्जा मिलना सिंघवी समिति के आधारों पे है। प्रश्न पूछा जाता है कि पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति के माध्यम से मिला? तो वो सिंघवी महोदय के सिफारिश पर मिला था। अब पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप से 1992 में कानून तो बन गया। अब इसे लागू कब किया गया? 24 अप्रैल 1993 से यह लागू हो गया। इसीलिए पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और अनुच्छेद 243 जोड़ा गया। इसी में से पंचायत और ग्राम पंचायत और नगर पंचायत दोनों शामिल कर दिया गया। और इसमें कहा गया, इसकी जो प्रमुख विशेषता था, ग्राम सभा होगी, त्रिस्तरीय प्रणाली होगा, सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष का हो, यानी भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक 21 वर्ष पूरा कर लिया हो, पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। पंचायत का चुनाव लड़ सकता है। और कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया हो तो वह वोट दे सकता है, वोट दे सकता है, यानी अपना पंचायत का अध्यक्ष चुन सकता है।
ये कैसे कब हुआ? पहले 21 वर्ष वोट देने का अधिकार था, बाद में 61वां संविधान संशोधन करके 88 और लागू हुआ 89 में। अधिनियम 88 के तहत 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया वोट देने का उम्र कर दिया गया। यानी कि कोई भी अब 18 वर्ष का व्यक्ति अपना पंचायत अध्यक्ष चुन सकता है, और कोई भी 21 साल का। अब यहाँ पे ध्यान रहे कि आपने लोकसभा पढ़ा, आपने राज्यसभा पढ़ा, आपने राष्ट्रपति पढ़ा, तो लोकसभा में 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए, लेकिन ग्राम पंचायत के लिए 21 वर्ष ही होना चाहिए। यदि आप 21 वर्ष के हैं तो चुनाव लड़ सकते हैं। सीटों का आरक्षण यानी तीनों स्तर पर, जैसे पंचायत, ग्राम पंचायत मतलब ग्राम अध्यक्ष जो चुनाव होता है, यहाँ पे भी सदस्यों का भी चुनाव होता है और अध्यक्ष का भी होता है, और दोनों जनता के द्वारा डायरेक्ट होता है। तो इनका जो है यहाँ पर SC, ST, महिला, OBC इनके लिए आरक्षण की बात कही गई है। उसके बाद इनका कार्यकाल कब से होगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। कार्यकाल जो है चुनाव जीत करके आए और प्रथम बैठक से 5 वर्ष, प्रथम बैठक से 5 वर्ष इनका कार्यकाल होगा। मान लीजिए कोई प्रधान बीच में ही नहीं रहा और उसका कार्यकाल 6 माह से कम बचा है, तो चुनाव 5 साल के लिए तय समय पे होगा, समय पर होगा। और यदि उसका कार्यकाल 6 माह से ज़्यादा बचा है, 6 माह से ज़्यादा, तो उपचुनाव होगा, और जो व्यक्ति प्रधान चुना जाएगा वह बचे हुए कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। बचे हुए कार्यकाल के लिए चुना जाएगा। तो ध्यान रहे कि प्रथम बैठक से 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। राज्य निर्वाचन आयोग कहा गया, इसके लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। अब ध्यान रहे, जो केंद्र निर्वाचन आयोग है ये केंद्र का चुनाव, राज्य का चुनाव, यूटी में जो जहाँ पे विधानसभा है उनका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव ये करवाती है। लेकिन स्थानीय सरकार यानी पंचायती व्यवस्था, इसका चुनाव जो है केंद्र नहीं कराती, इसके लिए राज्य का निर्वाचन आयोग है। तो ध्यान रहे, पंचायती राज व्यवस्था राज्य सूची का विषय है।
यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए जिम्मेदार होगा, केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। शक्तियां और कार्य, इनके शक्ति और कार्य बहुत हैं। ये जितना आप देख रहे हैं सब काम इनका, ये सारे इनकी शक्तियां हैं। जैसे कृषि का विस्तार करना, भूमि का विकास करना, कहाँ पे कौन सी भूमि सरकार के लिए है, कौन सी चारागाह बनाया जा सकता है, चारागाह बनाया जा सकता है, कहाँ पे कृषि के भूमि की विस्तार किया जा सकता है, कहाँ ग्राम समाज है, ग्राम समाज की भूमि है, ग्राम समाज की भूमि उसका विकास किया जा सकता है, पेड़ लगवाए जा सकते हैं, नहर बनवाए जा सकते हैं, छोटे मतलब लघु सिंचाई, लघु सिंचाई, और सड़क, नाली, पुल, पशुपालन, मत्स्य पालन मतलब मछली पालन, यानी कि जितने भी प्रकार के गांव से संबंधित कार्य हैं वो सारे कार्य इनके शक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब वित्त, वित्त के लिए क्या करेंगे, तो ध्यान रहे कि वित्त के लिए ये जो गांव में मेला लगता है उस पर शुल्क लगा सकते हैं, चुंगी लगा सकते हैं, और कई ऐसे शुल्क जो ग्राम सभा संबंधित है वो उसकी वसूली कर सकते हैं। मतलब स्वयं लगा करके, स्वयं वसूली करके ग्राम सभा पे खर्च किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा अधिकार हैं इन लोगों के। और एक वित्त आयोग होगा। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पे राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा, एक वित्त आयोग का गठन करेगा। नगर पंचायत में भी सारी व्यवस्था, चाहे वो आयु से संबंधित हो, कार्यकाल से संबंधित हो, वित्त से संबंधित हो, या किसी भी अन्य प्रकार का, सर्वाधिक रूप से नगर क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत की भांति ही है। ग्राम पंचायत की भांति ही है, सिवाय इसको बोला जाएगा नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत को 3 आधारों पे विभाजित किया गया है। आधारों पर विभाजित किया गया है। और ये जो विभाजन है ये जनसंख्या और क्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि यहाँ पे सभी का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाएगा, यानी डायरेक्ट चुनाव किया जाएगा। और यहाँ पे वित्त से संबंधित कर, यानी मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, बाजार कर, ये सब प्रकार के जो टैक्स हैं, शुल्क हैं, नगर पंचायत ले सकती है। और इसी के आधार पर वो अपना नगर पंचायत का संचालन करेगी। बाकी जो सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा, अनुदान के द्वारा और जो इनको शुल्क प्राप्त होंगे उससे विकास किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 43 नगर पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत और 74वां संविधान संशोधन नगर पंचायत, इनमें अनुसूची 11 अनुसूची 11 विषय 29, इसमें अनुसूची 12 विषय 18, ये ध्यान रहे। 74वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, बाकी प्रक्रिया सेम है।
उम्र 21 साल उनकी भी होनी चाहिए, 21 साल चुनाव लड़ने के लिए यहाँ भी होना चाहिए। तो साथियों, ये रहा हमारा पंचायत राज व्यवस्था, और मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।